हेलो। नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के स्वामी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय थानागाजी, अलवर। आज हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास की इस कड़ी में अब तक हमने प्रेमचंद युगीन कहानी, जयशंकर प्रसाद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, नई कहानी, ए कहानी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में जो एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इसमें हम बात करेंगे सचेतन कहानी, समानांतर कहानी। मैं बात करूं सचेतन कहानी की कि साठोत्तरी हिंदी कहानी के बाद अनेक आंदोलनों का विकास हुआ तथा एक निश्चित समय के बाद में देश काल की प्रवृत्तियों में बदलाव होता है। समय के साथ जो जीवन मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, साहित्य भी उसके साथ में अनुकरण करता है, उसी के साथ में चलता है। साठोत्तरी कहानी के बाद अनेक आंदोलन हुए और इन्हीं आंदोलनों के मध्य एक नया रास्ता, एक नई आहट जो साहित्य में हुई वह थी सचेतन कहानी की। सचेतन कहानी के आने के पीछे एक कारण था कि नई कहानी का जो स्वरूप था वह अब चरमराने लगा था। कहानीकारों की अभिव्यक्ति से अव्यवस्थित और विशृंखलन जीवन दृष्टि को एक सही दिशा देने के संकल्प के साथ इस नई चेतना का जन्म हुआ। नई संचेतना ने हिंदी कहानी में सचेतन कहानी को आगे बढ़ाने वाले आंदोलन को गति प्रदान की। सचेतन कहानी का मकसद था जनमानस में चेतना को विकसित करना। सचेतन कहानी के संदर्भ में आधार पत्रिका के विशेषांक का संदर्भ द्रष्टव्य है, जिसमें कहा है कि सचेतना एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति जीवन के मांगने से नहीं रही है, जीवन की ओर भागना ही उसकी नियति है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह माया के बंधनों से जकड़ी हुई है और मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। वह निरंतर इस प्रवृत्ति के पीछे दौड़ धूप करने में लगा रहता है। इसलिए मनुष्य की जो ये नियति थी उसे नई कहानी में उतारा गया। महीप सिंह आधुनिकता को ओतप्रोत सचेतन कहानी की अभिव्यक्ति मानते हैं और इसकी शुरुआत का श्रेय आधार पत्रिका में स्वयं महीप सिंह को ही जाता है। नई कहानी में धरातल का अभाव है। वैचारिक धरातल में स्थापित करना कथाकार का उद्देश्य रहा है। वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया जाता है, लोग आज के जीवन की निरर्थकता और निष्क्रियता की बातें बड़े बौद्धिक अंदाज से करने लगते हैं। निष्क्रियता
और सब कुछ की उपलब्धि के बाद निरर्थकता का बोध उन्हें हो जो सक्रिय रह चुके हैं, जिन्होंने जीवन का जी भरकर भोग किया है। परंतु हमारे देश की अवस्था तो इसके ठीक विपरीत है। यहाँ का व्यक्ति तो संघर्षशील है। अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें, हम गरीब की बात करें, तो वह भौतिकवादी जीवन जीने में अभी समर्थ नहीं है। और उसके साथ अगर हम भौतिकवाद की बात करें तो ये हमारे लिए बेमानी होगी। इसी संदर्भ में सचेतन कहानी को व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर महीप सिंह कहते हैं कि सचेतन कहानी सक्रिय भावाबोध की कहानी है। वह जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है। पश्चिम की भौंडी नकल और ओढ़ी हुई मानसिकता से प्रेरित होकर जिंदगी की व्यापकता नितांत अकेलेपन और बनावटी घुटन का प्रदर्शन नहीं करती है। मृत्यु, संत्रास आदि की प्रवृत्ति तो पाश्चात्य संस्कृति से ही आई हुई है। अतः सचेतन कहानी जीवन की आत्म सजगता, जागरूकता और संघर्ष प्रियता की समर्थिका रही है। सचेतन कहानी की मान्यता है कि सचेतन कहानी को शिल्पगत आंदोलन न कहकर वैचारिक आंदोलन कहना सत्य होगा। महीप सिंह इसे आधुनिकता का पर्याय मानते हैं। पहचान बनाने में वैचारिकता का प्रभाव रहता है। सचेतन कहानीकारों में मनहर चौहान, धर्मेंद्र गुप्त, ममता कालिया, रघुवीर साय, हिमांशु जोशी, जगदीश चंद्र चतुर्वेदी, श्याम प्रमार, कमल जोशी, कुलभूषण आदि का नाम लिया जा सकता है। अंतर्विरोधों का दौर ही सचेतन कहानी की भूमिका बनाता है। महीप सिंह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सचेतन कहानी की बात ने हिंदी कहानी संबंधी चर्चा को व्यक्तिपरकता से मुक्त कर उसे पुनः वैचारिक धरातल पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। राजीव सक्सेना के अनुसार सचेतन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी व्याकरणीय व्याख्या क्या है, इस पर विचार करना व्यर्थ है। आखिर छायावाद का ही क्या अर्थ था? इस शब्द से यथार्थ के प्रति, परिवेश के प्रति और जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टि का बोध होता है। मनुष्य की चेतना का, सक्रियता का, दूसरे शब्दों में सचेतन कहानीकार मनुष्य को सर्वांग और संपूर्ण रूप से देखना चाहता है। अचेतन और अवचेतन अस्तित्व से लेकर उसके सचेतन रूप तक। विनोद शुक्ल की भीड़ का फालतू वक्त कहानी में सामान्य पाठकों को कपोल कल्पित कल्प सा लगता है। एक प्रतीक सत्य उभर कर सामने आता है जो जीवन, वाक, संवाद, उपस्थिति आदि की अर्थहीनता को स्पष्ट करता है। आज का नवकथ्य लेखन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि जीवन के बदलते मानव मूल्यों ने कथानक को नई राह की ओर उन्मुख किया है। अतः सचेतन कहानी सीधे जिंदगी का साक्षात्कार है। वह भावुकता, मनोरंजन के साथ मनोविज्ञान से भी जुड़ी हुई है। सचेतन कहानी आंदोलन विचारप्रद होने के साथ साथ जीवन दृष्टि भी प्रदान करता है। वह मनुष्य की अपरिहार्य नियति है। वह इस जीवन को कैसे जिए, दृष्टि की सचेतनता शायद इसका उत्तर है। प्रस्तुत कहानियाँ सामाजिक टूटते मूल्यों के बीच एक योजक कड़ी का भी कार्य करती हैं,
तथा वर्ग विषमता से परे रहकर यथार्थ को प्रकट करती है। नई कहानी में ही एक कहानी के सूत्र दिखने लगते हैं। बदले और सचेतन कहानी आंदोलन के आधार बिंदु बने। सचेतन कहानी निराशा, घुटन, कुंठा, ऊब, अकेलापन, विसंगति, अनास्था आदि का विरोध करती है। साथ ही मृत्यु, संत्रास आदि को पश्चिम का प्रभाव मानती है। महीप सिंह का इस संदर्भ में कहना है कि घोर व्यक्तिवाद और अस्तित्ववाद की भौतिक उद्घोषणाएं समय और सुविधा देखकर की गई हैं। सचेतन कहानी की विषय वस्तु नई कहानी व साठोत्तरी कहानी से भिन्न नहीं है, वरन उससे स्पष्ट यथार्थ को प्रकट करने वाली है। जीवन जगत में घटित घटनाओं का दैनिक जीव जगत का ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं, किंतु विघटन को लेकर न गुस्से का भाव है और न ही आश्चर्य का। पति पत्नी के रिश्तों में व्याप्त अनैतिकता का खुला दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली सचेतन कहानी है, जो संभोग को रिश्तों तक ही नहीं चरम सीमा तक पहुंचाता है। सेक्स की अंधी गली में गुम होने वाली कहानी नहीं है। स्त्री व्यर्थ की वर्जनाओं से दूर रहकर अपनी परिपाटी का अनुसरण करती हुई जीवन को यथार्थपूर्ण भोगती दिखाई देती है। इसी संदर्भ में उपेंद्रनाथ अस्क का कहना है, दृष्टि अधिकांश सचेतन कथाकारों की सचेतन, स्वस्थ और समाजपरक है, और शिल्प अधिकांश का सीधा, सरल और कहानी का आकार छोटा है। सचेतन कहानी की उपज कहीं दूसरे देश की नहीं, वरन भारत देश की है। उत्तरार्ध में कहानीकारों ने शिल्पगत सौंदर्य को गढ़ने में चमत्कार दिखाने का प्रयास किया, साथ ही सभी तत्वों के समावेश पर बल दिया, और जल्दी ही सचेतन कहानी का समापन हो गया, जिसे महीप सिंह ने भी स्वीकार किया और कहा कि साहित्यिक आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होता है, जिसे रजत जयंती या स्वर्ण जयंती मनाने के अवसर ढूंढने चाहिए। इन आंदोलनों के कुछ मूल्य होते हैं। वे अपने समय में चली आ रही साहित्यिक प्रवृत्तियों को गति दे सकें और उस गति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें। साहित्य की जड़ता को तोड़ना इन आंदोलनों का काम है। अर्थात सीधे सरल शब्दों में कहें तो यही कह सकते हैं कि साहित्य का कार्य है समाज को दिशा और दशा से अवगत कराना। साहित्य का धर्म है कि देश काल और प्रवृत्ति के अनुसार चलते हुए यथार्थ का उद्घाटन करें, और यही यथार्थ व्यक्ति को अच्छे और बुरे के लिए सावधान करता है। इसी संदर्भ में मैं जगदीश चंद्र चतुर्वेदी की एक कहानी की ओर मुड़ गए। धर्मेंद्र गुप्त ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, उपेंद्रनाथ ने भी विरोध किया। सचेतन कहानीकार कोई ऐसी बात नहीं करते जो पहले न कही गई हो। अधिकांशतः ये वही बातें हैं जो प्रेमचंद के समय से कही जाती रही हैं और जिन पर प्रगतिशीलों ने भी काफ़ी जोर दिया है। ये तथ्य तो सत्य को प्रमाणित करता है कि सापेक्ष दृष्टिकोण ने समाज के वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में कथा साहित्य में संजोए रखने में सचेतन कहानी का अमिट योगदान रहा है। दोहरी मानसिकता वहाँ उजागर होती है कि कथ्य की चर्चा तो करें तो स्वयं को प्रेमचंद शिल्प के आधार पर नई कहानी के समीप मानते हैं। अब हम बात करते हैं सचेतन कहानी के बाद हिंदी कहानी में एक नया परिवर्तन हुआ और सचेतन कहानी का अवसान के साथ साथ
एक नई कहानी का दौर प्रारंभ हुआ, जिसे हमने समानांतर कहानी या सहज कहानी के नाम से संबोधित किया है। नई कहानी, सचेतन कहानी, एक कहानी का नवीन प्रारूप, सहज रूप स्वरूप परिवर्तित कर समानांतर कहानी का स्वरूप बन गया। नई कहानियाँ पत्रिका, जिसका प्रकाशन राजकमल एंड कंपनी से हुआ, इसके संपादक भैरव प्रसाद गुप्त, कमलेश्वर तथा भीष्म साहनी रहे तथा ये तीनों ही नई कहानी आंदोलन से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। किंतु 1968 में नई कहानियाँ पत्रिका का स्वामित्व श्री अमृत राय ने खरीद लिया तथा वे अपने योग संपादन में इसे इलाहाबाद से प्रकाशित करने लगे। अमृत राय नई कहानी को खारिज करते हुए सहज कहानी की स्थापना के लिए इस मैदान में आए। सहज कहानी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि सहज कहानी को ठीक ढंग से न पकड़ पाने के कारण नई कहानी की परिणति ए कहानी, सचेतन कहानी तथा साटोत्री कहानी जैसी आंदोलनों के रूप में रही तथा ये स्थिति कहानी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रही। उनकी दृष्टि में सहज कहानी न तो हितोपदेश, जातक, अलिफ लैला, एंडरसन की कहानियाँ हैं और न चेखव, मोपांसा की कहानियाँ। ये शरतचंद्र और रविंद्र की कहानियाँ भी नहीं हैं। 7वें दशक के अंत होते ही ये महसूस किया जाने लगा कि कथा साहित्य में एक वर्ग विशेष को उपेक्षित किया जा रहा है। इनमें आम आदमी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आम आदमी शब्द सर्वहारा वर्ग की धारणा का विस्तार करता है, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी ग्रामीण एवं शहरी कस्बों, नगरों, महानगरों तक फैली है। आम आदमी में मजदूर, निम्न वर्गीय किसान, खेतीहर मजदूर, अल्प वेतन भोगी, कर्मचारी, पीड़ित, शोषितों के प्रति हिमायत की है तथा नई कहानी, सचेतन व साठोत्री कहानी में इतने बड़े वर्ग को उपेक्षित रखा है। देश की भौगोलिक, सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया। राजनेताओं व पूंजीपति वर्ग द्वारा मध्यम व निम्न वर्ग को उपेक्षित कर उसका शोषण किया जा रहा है। उसको वोट के नाम पर हमेशा छला गया तथा कष्ट भोगने के लिए विवश किया गया। धनिकों व गुंडों ने राजकाज संभाल कर अपनी ढपली, अपना राग, यूँ कहें कि अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को देते वाली का उक्ति चरितार्थ होने लगी। आम आदमी के साथ क्या राजनेता, क्या नौकरशाही, सबका एक जैसा बर्ताव, गरीब के नाम पर योजना बनाना और उसके पैसे को हड़प जाना। इसी की वजह से एक आर्थिक विषमता जो थी वो और अधिक बढ़ती चली गई। इसलिए सहज कहानी में आम आदमी के साथ साथ पिछले 3 दशकों से जुड़ी हुई आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, गरीबी, जिसे कोई उजागर नहीं कर सका था, अभी तक गहन अंधकार में थी वो, उसे समानांतर कहानी ने सहज और सरल कर दिया। अर्थात समांतर कहानी आम आदमी की पीड़ा को ही उजागर करने का कार्य कर रही थी। 1972 के आसपास समानांतर प्रकाशन से ही कहानी का प्रारंभ होता है, किंतु सारिका पत्रिका के अक्टूबर 1974 के अंक से कमलेश्वर के संपादकत्व में समानांतर कहानी विशेषांक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। मेरा पन्ना के अंतर्गत कमलेश्वर ने संकेत दिया। ललित मोहन अवस्थी, जितेंद्र भाटिया, इब्राहिम शरीफ, मधुकर सिंह, डॉक्टर राम वचन राय आदि ने सारिका में लेख लिखे और समानांतर कहानी की शुरुआत हुई। ललित मोहन अवस्थी एवं कामतानाथ के संपादकत्व में समानांतर साहित्य
त्रैमासिक जो पत्रिका थी, अक्टूबर दिसंबर 1974 का अंक निकला। कमलेश्वर के साथ साथ भीष्म साहनी, कामदानाथ, अजित पुष्कल, ईश्वर चंद्र, ओम गोस्वामी, अनीता आलोक, बल्लभ सिद्धार्थ, प्रदीप पंत, राही मसोम राजा, स्वदेश पारिक, मधुकर सिंह, राम अरोरा, दिनेश पालीवाल, शिव शर्मा प्रभृति कथाकारों का सहयोग रहा। जगह जगह कई समानांतर कहानी सम्मेलनों का आयोजन किया गया। समयगत सत्यों के मूल तथ्यों को आधार बनाया। सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु नए नए कथाकार आए। समानांतर कहानी संस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान कराती है और उसके नकाब को बेपर्दा करती है। इस काल के कहानीकारों ने जो कहानियाँ लिखी, जिनमें गंगा प्रसाद विमल की उसकी पहचान, किशोर माधव की अपाहिज, सड़क के उस पार आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। इन कहानियों में आए सामाजिक राजनीतिक विचार एकाकार हो गए तथा सामान्य शक्तियों में एकता की भावना हो गई। डॉक्टर विनय का वक्तव्य इस संदर्भ में सही है। समांतर कथा आंदोलन नई सामाजिकता की चेतना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। वह अर्थों में विस्तार है, संकोच नहीं। समानांतर कहानी का प्लेटफार्म परिवर्जित करने का कार्य कई कथाकारों ने सोचा। जनोन्मुखी चेतना को जागृत करने का यत्न किया। 1960 के बाद कहानी में आए परिवर्तनों पर तात्कालिक सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव को प्रकट किया। इस प्रकार हिंदी कथा साहित्य का चेहरा ही बदल गया। डॉक्टर चंद्रशेखर कर्ण के अनुसार सन 1960 तक कहानी हिंदी साहित्य की केंद्रीय विधा थी, लेकिन बाद में कहानी मुद्रा में बदलाव आने लगा तथा केंद्रीय बिंदु से थोड़ा अलग हटी। आंदोलनों के शोर में कहानियाँ या तो खो गई या कमजोर होती गई। वे शिल्पात्मक तरास और कथ्यात्मक देववाद की औचक शिकार हुई, जिसकी प्रतिक्रिया आगे की कहानियों में हुई। देश की दशा दिशा में तेज परिवर्तन हो रहा था, जिसका प्रभाव कहानी जैसी जीवन धर्मी विधा पर पड़ना स्वाभाविक था। चीनी आक्रमण का प्रभाव साहित्य की सभी विधाओं पर पड़ा, किंतु देश हारा युद्ध जीत रहा था। बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई बेशुमार बढ़ रही थी। कथाकार के मन में एक कचोट करती है। नेहरू जी की मृत्यु के समय कथा साहित्य में पर्याप्त बदलाव देखने को मिला। समानांतर कहानी आंदोलन 7वें दशक के अंत में 8वें दशक की उपज है और हिंदी कहानी को नई दिशा की उपज कह सकते हैं। समानांतर कहानी अपनी संपूर्ण निगरानी में परिवेश का पूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है। इस विचारधारा के कथा परंपरागत विभाजन करने की अपेक्षा अनुभूतियों की एकता में समा जाने की बात कहते हैं। ये तो एक संयोग ही बना कि नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर ने लिखी और समानांतर कहानी के प्रस्ताव रखने में भी उन्हीं की अहम भूमिका रही। ये सत्य तो निर्विवाद है कि आम जन के दुख को समझने वाली व्यथा कथा समानांतर कहानी है। स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य में विखंडित समाज, समुदाय, धर्म, जाति व परिवार को संगठित करने का अनूठा प्रयास है। समय की भयानकता, व्यवस्था की क्रूरता, आर्थिक विषमता, अनैतिकताओं को प्राप्त नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध संघर्षों व विश्वास की कहानी है। समानांतर कहानी इस संदर्भ में सक्रिय भूमिका निभाता है। कथाकार का अनुभव सापेक्ष है। समानांतर कहानी देश में चल रहे साधारण जन के संघर्ष के समानांतर चलने वाली विधा है। किसी प्रकार के गुट से अलग रहकर आम जन की समस्याओं को सुनकर
उनका एकाकार करने की नवीन पहल की स्वीकारोक्ति है। समानांतर कहानी का संघर्ष नए संस्कार देता है, नया उन्मेष देता है, अपने समय की समानांतर सोच को ही प्राथमिकता देता है। इस संदर्भ में जितेंद्र कुमार भाटिया का कहना है कि समानांतर कहानी से अभिप्राय किन्हीं विशिष्ट नामों से जुड़ी कहानियों से नहीं, बल्कि उन कहानियों से है जो अपना रचनात्मक दायित्व निभाने के साथ साथ समय की कसौटी पर खरी उतरती है। कमलेश्वर ने स्वयं कहा है कि ये कहानियाँ साहित्य की तरफ से साथ होने का औपचारिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर चल रही यथार्थ की लड़ाई में शामिल कहानियाँ हैं। इस समय जुड़े कथाकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अमृत राय ने सहज कहानी के रूप में समानांतर कहानी के महत्व को दर्शाया। सहज भंगिमा की प्रस्तुति सहज कहानी से तात्पर्य उस मूल कथा रस से है जो बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं मिलता। कहानी सुनने की आदिम भूख ने कहानी को जन्म दिया। अमृत राय का कथन इस संदर्भ में उचित है कि जिस कहानी में सहज कथा रस नहीं, वह किसी दिन लोकप्रिय नहीं हो सकती और न ही साहित्य में स्थायी प्रतिष्ठा ही पा सकती है, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ से विद्रोह करता है, हर चीज़ को छोड़ सकता है, अपने आंतरिक स्वभाव को नहीं। अब हम बात करते हैं जनवादी कहानी की। प्रगतिशील कहानी आंदोलन का अगला चरण जनवादी कहानी है। किंतु जनवाद शब्द इतना नया नहीं, क्योंकि जनवाद सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष करते पूंजीवाद के उदय के साथ हुआ है। हमारे देश में जनवाद व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप साम्राज्यवादी विरोधी नीतियाँ, सामंतवाद विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हुआ है। क्योंकि जनवाद की रक्षा सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में सामंतवाद, साम्राज्यवाद और एकाधिकारी पूंजीवाद के विरुद्ध समस्त जनता के संयुक्त मोर्चे द्वारा ही संभव है। अर्थात जनवाद का नेतृत्व सर्वहारा के हाथ से में होता है तथा समाज में व्याप्त शोषण का अंत करने तथा साम्राज्यवादी व पूंजीवादी शक्तियों का विरोध करता है। मुक्तिबोध का कथ्य जनता के परिष्कार, उसके आदर्श मनोरंजन से लगाकर उसे क्रांति पथ पर मोड़ने वाला साहित्य, मानवीय भावनाओं का उदात्त वातावरण उपस्थित करने वाला साहित्य, शोषण और सत्ता के घमंड को चूर चूर करने वाला स्वातंत्र्य और मुक्ति के गीतों वाला साहित्य मन को मानवीय और जन को जन जन बना सके और जनता को मुक्ति पथ पर अग्रसर कर सके। जनवादी कहानी आंदोलन के विकास क्रम की चर्चा करने से पूर्व समानांतर कहानी के पतन की बात करना भी आवश्यक है। जनवादी कहानी का उदय 7वें दशक के अंतिम वर्षों में माना जाता है, लेकिन उसका वास्तविक उभार 8वें दशक में देखने को मिलता है और पहला 1977 में जनवादी संघ की स्थापना हुई, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई। इसी मंच के तत्वावधान में 1978 को दिल्ली में हिंदी लेखकों का एक शिविर आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के लगभग 250 लेखकों ने भाग लिया और इसका केंद्रीय विषय था जनवादी साहित्य के 10 वर्ष, जो 1967 से 1977 का कालावधि था। इसी दौरान जनवादी कथा रचना की समस्याएं, जनवादी कहानी स्वरूप और समस्याएं, आज का कथा साहित्य, सार्थकता की तलाश शीर्षक से डॉक्टर कुंवरपाल सिंह ने भी एक निबंध पढ़ा, जिसमें उन्होंने जनवादी कहानी
तथा उपन्यास पर समग्र रूप से विचार किया। इस शिविर को हम जनवादी कहानी आंदोलन की भूमिका मान सकते हैं, किंतु इस आंदोलन को तीव्र गति 1982 में जनवादी लेखक संघ की दिल्ली में स्थापना के साथ मिली। दिल्ली में जनवादी लेखक संघ का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें इस संघ का संविधान स्वीकृत हुआ। जनवादी आंदोलन का प्रारंभ जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ ही मान सकते हैं। कलम, कथन, उत्तरगाथा, उत्तरार्ध, कंक जैसी पत्रिकाओं की व्यापक चर्चा हुई। ये सत्य से अवगत यथार्थ की पहचान है, किंतु रमेश उपाध्याय, इब्राहिम सरी, सतीश जमाली जैसे अनेक कथाकार हैं जिनकी कहानी सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से सही तौर पर जुड़ी हुई थी। इसलिए उनकी कथा काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, स्वयं प्रकाश, इज़राइल, डॉक्टर हेतु भारद्वाज आदि की कहानियाँ जहाँ कहानी की मुख्य धारा को विकसित करती है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा जनवादी कहानी आंदोलन के लिए पुख्ता जमीन भी तैयार करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन एक तो समाज के भीतर की जनवादी शक्तियों के बीच पिटकर हारा, दूसरे उसी दौर की कुछ कहानीकारों ने भी उसे वैचारिक स्तर पर शिकस्त दी। स्वतंत्रता पूर्व विदेशी शासन के तहत प्रेमचंद ने कहानी ही नहीं, अपने संपूर्ण लेखन में जनवादी मूल्यों की स्थापना की। पोष की रात व कफन जनवादी कहानी की आधारशिला बनकर उभरती हैं। प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व नागार्जुन ने जनवादी कहानी की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपूर्व योगदान दिया। जनवादी कहानी की परंपरा को पर्दा, कदल, श्रम, हड़ताल, हंसा जाई अकेला, बीच के लोग, चीप की दावत, चाचा मंगल सेन आदि कहानियों ने ऊंचाई तक पहुंचाया। यह कहानी, सचेतन कहानी तथा समानांतर कहानी के दौर में जनवादी कहानी की परंपरा को उक्त कहानियों के लेखकों के साथ घंटा, फेंस के इधर उधर, लाल किले के पास, सुबह का डर, फर्क, पंच ने अनवरत रखा। युवा पीढ़ी के कथाकार इस परंपरा को विकसित कर रहे हैं। इस आंदोलन के पक्षधरों का मानना था कि यही हिंदी कहानी की प्रतिनिधि धारा है, क्योंकि समकालीन जनवादी कहानी ऐतिहासिक विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उससे आगे अभी और भी संभावनाएं हैं। विचार पर अधिक जोर देने के कारण शिल्पगत दृष्टि से कमजोर साबित हुई। मुख्यतः विचारों पर दृष्टि रखने से कुछ जनवादी कहानियां रपट मात्र बनकर रह गई। कलात्मकता का उसमें अभाव है। इतनी विसंगति होने के बाद भी मानना पड़ेगा कि जनवादी कहानी ने इस आंदोलन द्वारा कहानी को आगे बढ़ाया। इसके बाद अगला हिंदी कहानी का जो पड़ाव है वो है समकालीन कहानी। समकालीन कहानी की बात करें तो ये हिंदी साहित्य का वह काल था जो समाज, राजनीति, धर्म के छोटे छोटे बिंदुओं पर अपनी पकड़ रखता था और उन पर कहानी लेखन की ओर अग्रसर हुआ। सक्रिय कहानी आंदोलन का श्रेय श्री राकेश वत्स को जाता है, जिन्होंने मंच का संपादन किया। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी समीक्षा, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, विशेषांक के संपादकीय में कहा था, मंच के सामने न तो कोई खोखला नारा है और न सस्ते ढंग का कोई नाम उछालो आंदोलन। बदली हुई जीवन स्थितियों में से उसकी समकालीन मानसिकता में सही और गलत की पहचान के लिए सोच का रास्ता खोलना और प्रबुद्ध पाठक वर्ग के सामने चयन और स्वीकार तथा अस्वीकार का एक साफ और ईमानदार अवसर प्रस्तुत करना ही मिल रहा है। मंच के 2 विशेषांकों में सक्रिय कहानी की अवधारणा प्रस्तुत की, फिर सक्रिय कहानी पुस्तक का विमोचन हुआ। साधारण आदमी को पस्त, नपुंसक, विचार शून्य और संवेदनहीन बनाने के लिए विदेशी ताकतें जिन हथकंडों और हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी, आज भी इन्हीं से काम लिया जा रहा है।
स्वातंत्र्योत्तर कहानी साहित्य में अंधेरी गुफा में थोड़ी सी रोशनी की झलक दिखाई दी। आस्था अनास्था फिर घुल मिल जाने की स्थिति में हम सबको एक अजीब किस्म की द्विधा, बेचारगी, उदासीनता और ठंडेपन में ला पटका। इस स्थिति में जी रहा आदमी, विशेषकर युवक, मात्र एक ठंडे विद्रोह और सोते आक्रोश को पीठ पर लादे नंगा होकर बिना हथियार छाती पर भुजाएं रखे हथेलियों में चेहरा भरे अपने आप से लड़ रहा है। जनवादी कहानी की अनिवार्यता राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता किसान, मजदूरों और शोषितों के साथ है। जनवादी कहानीकारों ने कहानी को सीधे जनसंघर्ष से जोड़ने का प्रयास किया है। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ के अनुसार जनवादी कहानी का प्रस्थान बिंदु जन सामान्य के अनुभवों, इंसानी रिश्तों और अंतर्विरोधों को बारीकी से देखना पड़ता है। जब हम कहानी में आज के संदर्भ में व्यक्त या निर्मित आदमी की बात करते हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि आज कैसे आदमी की आवश्यकता है। पिछले साहित्य में अधिकांश परिवर्तन यथार्थ के नाम पर हुए, अतः यथार्थ आज के साहित्य का सर्वाधिक व्यभिचारग्रस्त शब्द बन गया। पारिमाणिकता की स्थिति भी इसी प्रकार दृष्टिगत है। आज की समकालीन कहानी यथार्थ और पारिमाणिकता से पैदा होने वाली विडंबना से अपने आप को बचा नहीं पाई। अपनी वर्तमान स्थिति में वह यथार्थ, पारिमाणिकता तथा इसी तरह के अनेक शब्दों की व्याख्या बनकर जीने लगी। दूधनाथ सिंह की कहानी विकल्प 3 में प्रकाशित सुखांत कहानी प्रमाण है। काशीनाथ सिंह की सुबह का डर सपाटता की कीमत पर निश्चल बनी रहती है, वहीं सुखांत अतार्किक मुद्राओं में खोजने वाली कहानियां बन जाती हैं। कहानी की भाषा में मुद्राओं की सृष्टि एक ओर इस अलगाव के नाम पर हुई तो दूसरी ओर प्रतिबद्धता के नाम पर। कभी कभी एक लेखक में भाषा में अलगाव और प्रतिबद्धता दोनों मुद्राएं प्राप्त होती हैं। समसामयिक रूढ़ियों ने अपनी जगह बना ली। धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं में विद्रोह, विघटन, अलगाव व्यक्त करने वाली अनेक कहानियां संपादकीय में टिप्पणी के साथ छापी गई। ज्ञान रंजन की घंटा में स्लैक्स की भाषा का तिल मिला देने वाला प्रयोग मिलता है। रामकुमार, रामनारायण शुक्ल, अशोक केसरिया की भाषा ऐसी रही है, इसलिए अपेक्षाकृत मध्यम कहानियों का दौर है जो सीधे बिना किसी दावे के साथ जिंदगी में उतरती हैं और इतिहास की प्रौढ़ता के साथ अपने को संयुक्त कर लेती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है घंटा कहानी। भूमंडलीकरण के दौर में विमर्श करते हैं तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण जैसे नाम अपने आप जुड़ जाते हैं। महादेव वर्मा ने स्त्री मुक्ति आंदोलन की बुनियाद रखी। इस दौर में नलिनी सिंह, मृणाल पांडे, प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती और मैत्री पुष्पा ने नारी संघर्ष को मिलकर उठाया, नारी संबंधी अपने विचार व्यक्त किए। लिव ए वुमेन आर एन MP टॉफ आर एन एनी अदर थिंग दैट्स फॉल्स। नारी अथवा अन्य कोई वस्तु पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे झूठे होते हैं। आज की सदी में समकालीन भारतीय संस्कृति एवं समाज में धीरे धीरे हर अत्याचार के विरुद्ध आवाज बढ़ रही है। शिवराज सिंह बेचैन का शोध प्रबंध बहुत ही समसामयिक है। इस कहानी के में लेखक ने रीना के माध्यम से आज की नारी के अधिकार की आवाज़ उठाई है। लेखक ने ये दिखाया है कि नारी अपने आप में कम नहीं है, उसमें साहस है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की ताकत है। रीना अपने पर अत्याचार करने वाले प्रोफेसर सिंह के विरुद्ध खड़ी होती है। नमिता सिंह की कहानी समकालीन परिवेश में व्याप्त विषमता, अलगाव, टूटन, रिश्तों में होने वाले भय, असमानता, सेक्स से प्रभावित संपूर्ण स्त्री जीवन का खुला दस्तावेज है। आधुनिक कथाकारों ने निम्न मध्यम वर्गीय समाज से जुड़ी समस्याओं को कथ्य मौलिक संवेदना के रूप में प्रस्तुत किया। अनमेल विवाह, विवाहेतर संबंध, नौकरी पेशा महिलाएं तथा उनके साथ होने वाले अमानवीय कुकृत्यों का खुलासा
अपनी कहानियों की अंतर्वस्तु माना। समाज में व्याप्त भय, कुंठा, घुटन, परस्पर स्त्री पुरुषों के रिश्तों में होने वाली टकराहट, टूटन, भ्रष्टाचार व शासन की कमियों को उजागर किया। सुधा अरोड़ा का वक्तव्य समीचीन है। मैं बेबस थी, हाथ मलती हुई अपने सपनों का महल खंडर होते देख रही थी। सभी बेबस थे, सादिया भी, रणजीत भी, घर वाले भी। इसी तरह उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, सुधा अरोड़ा, मृदुला गर्ग, दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे, ममता कालिया, मैत्रेय पुष्पा, नमिता सिंह, दुर्वा सहाय, जया जादवाड़ी, सारा राय, मंजुल भक्त, उषा महाजन, नाशिरा शर्मा आदि प्रमुख महिला कथाकार हैं, जिन्होंने समाज के दलित, हीन व निर्धन ग्रामीण स्त्रियों की व्यथा कथा को केंद्र बिंदु बनाकर नट, बंजारा व आदिवासी जातियों की उन्नति के लिए संघर्ष कर महिलाओं में शिक्षा की लहर दौड़ाने का अटूट प्रयास किया है। ग्रामीण संघर्ष की और आज की कहानी को कथ्य नहीं बनाकर शहरी परिवेश को बिंदु बनाया जाता है। गांव में गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है तथा अन्य समस्याओं को गौण रखकर रचनाएं की जा रही। नीरज सिंह की करिश्मा शीर्षक कहानी ग्रामीण चुनावों व राजनीति से प्रेरित जनवादी विचारधारा को स्पष्ट स्वर प्रदान करने वाली, राजनीतिक जातिवाद, भ्रष्टाचार फैलाकर सत्ता के लिए प्रलोभन की नई पहल है। मधुकर सिंह की लहू पुकारे आदमी, विजेंद्र अनिल की विस्फोट जनवादी कहानी का स्वर हिंसक नहीं है। इतना समझ गए हैं कि इसी सत्ता ने हमारा सब छीन लिया है, इसलिए सत्ता भोगियों के हाथ से सत्ता ही छीन लो। उक्त प्रस्तुत कहानियों में उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, संघर्षरत आम आदमी को अपनी कहानियों में प्रतिष्ठित किया और हिंदी कहानी को एक विशाल समुदाय में लीन कर दिया। समकालीन कथाकार भाषा एवं शिल्प के प्रति पूर्व कथाकारों की अपेक्षा ज़्यादा सजग है। यद्यपि यह आंदोलन शिल्पगत नहीं होकर वैचारिक है, फिर भी इन कथाकारों ने अपनी कहानियों में प्रतीकात्मा, फैंटासी, परक शैली, पंचतंत्र शैली का प्रयोग किया। भाषा में रुमानीपन व शुष्कता का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। इनकी भाषा सहज एवं सरल है। यथार्थ की तस्वीर के सत्य से परिचय कराने में समकालीन आधुनिक कथाकारों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। हिंदी में अनेक पत्रिकाएं जनवादी व वामपंथी घोषणाओं के साथ प्रकाशित हुई। वाम पहल कलम व शनिचर पत्रिकाओं ने अपना विशिष्ट महत्व दर्शाया, चरित्र चित्रण की नई प्रणालियों को विकसित किया। अंतर्द्वंद, परिस्थिति एवं कार्य व्यापार कथाकारों में सृजनात्मक होड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। रघुवीर साय, निर्मल वर्मा की कहानी अधुनातन संदर्भों को जोड़कर तथाकथित पूंजीवाद, भ्रष्ट शासन तंत्र एवं धनिक वर्ग पर प्रहार कर व्यक्ति व उससे जुड़ी सामाजिक पारिवारिक समस्याओं को उजागर करती दिखाई दे रही है। समकालीन कहानी दलित और स्त्री विमर्श की पैरवी करती है। समकालीन कहानी पूरी तरह जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों को आत्मसात कर आगे बढ़ रही है तथा आज के केंद्रीय विधा के रूप में स्थापित है। हम अंत में यही कहते हैं कि हिंदी का विकास क्रम वैदिक काल की सभ्यता व संस्कृति से प्रारंभ हुआ। पंचतंत्र, हितोपदेश, विक्रम बेताल की कथाओं की प्रेरणा का स्रोत मानकर नानी व दादी कथाएं हमें सुनाती रहीं। ये कथाएं पौराणिक थीं, जिनका प्रचलन कालांतर में हिंदी कथा साहित्य का प्रेरणादायक बना। कठोपनिषद में देवताओं की शक्ति परीक्षा की कथा, कठोपनिषद में ही नचिकेता के साहस का परिचय, छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम द्वारा की गई गौ सेवा का महत्व आदि कथाओं को कथा विकास क्रम का मूल आधार माना है। आधुनिक हिंदी कहानी का विकास भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है, प्रेमचंद युग में विकसित होता है और उसके बाद
प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, आस्के प्रसाद आदि लेखकों ने उसे नए रूप में विकसित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी कहानी का साक्षात्कार यथार्थ से हुआ। इस बीच उसने अनेक देसी विदेशी रचनाकारों के शिल्प सौंदर्य से अपने को समृद्ध किया है। अब उसका दायरा विस्तृत हो गया है। गांव, अंचल, शहर, आदिवासी क्षेत्र, महानगर सभी के जीवन प्रभा को अपने में समाहित कर चुकी है। कहानीकारों की रचना दृष्टि वैज्ञानिक और सूक्ष्म हो गई है। आज का कहानीकार जानता है कि औद्योगिक सभ्यता, पूंजीवादी संस्कृति और यंत्रीकरण के बढ़ते प्रभाव व दबाव के बीच मानवीय संवेदना और मूल्यों की रक्षा करने का उसका दायित्व आसान नहीं है। आज की कहानी परिवर्तन पर बल देती है। मनुष्य की जिंदगी में जिस तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और जिस गति से वे बदल रही है, उसे पकड़ना आसान नहीं है। इसीलिए आधुनिक हिंदी कहानी में यथार्थ से सीधा साक्षात्कार है। इसीलिए इस काल की कहानियों के पात्र, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, अपनी अस्मिता, स्वायत्तता और विशिष्टता के लिए अत्यधिक बेचैन दिखाई देते हैं। आज की कहानी परिवर्तन का वाहक बनकर हमारे सामने गतिशील है, जो निरंतर हमें परिवर्तन की ओर अग्रसर कर रही है। जैसे प्रकृति अपने रूप में को परिवर्तित करती है, अपने रूप को नवीनता में ढालती है, वैसे ही आज की हिंदी कहानी भी आज के मनुष्य को परिवर्तन के लिए आगाह करती है कि परिवर्तन ही जीवन का लक्ष्य है। परिवर्तन ही मनुष्य जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। धन्यवाद।